हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अपने 7th चैप्टर तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए और आज हम अपने 8th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं अपने 8th चैप्टर के एमसीक्यू। 8th चैप्टर का नाम है हम लोगों का संगठन के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संगठन के किस सिद्धांत की पिरामिड से तुलना की जा सकती है? ए ऑप्शन है समन्वय, बी ऑप्शन है आदेश की एकता, सी ऑप्शन है पद सोपान, डी ऑप्शन है नियंत्रण का क्षेत्र। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पद सोपान। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, पद सोपान पर आधारित संगठन की विशेषताएं क्या होती? ए है सत्ता आदेश नियंत्रण नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, बी है सत्ता आदेश नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, सी है सत्ता आदेश और नियंत्रण बिखराव हो जाता है और उपयुक्त तीनों। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद सोपान पर आधारित संगठन की विशेषताएं क्या है? उचित माध्यम के सिद्धांत का पालन करना, और बी ऑप्शन है संगठन को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित करना, सी है समादेश की एकता के सिद्धांत का पालन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले जाते हैं। यह वक्तव्य किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो ऑप्शन ए है पद सोपान, बी है समन्वय, सी है आदेश की एकता, डी है विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पद सोपान। पद सोपान सिद्धांत का गुण नहीं है। ए है समन्वय, बी है नेतृत्व का निर्धारण, सी है कठोरता और डी है समग्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कठोरता। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद सोपान सिद्धांत का गुण है। ए है इसमें आदेश की एकता सिद्धांत का पालन होता है, बी संगठन की इकाइयां परस्पर एकीकृत सुसंबद्ध रहती हैं, सी इसमें उच्च अधिकारियों के समय की बड़ी बचत होती है और डी है उपयुक्त तीनों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। पद सोपान का प्रमुख दोष है तो कार्य में विलंब, समन्वय का अभाव, अपव्यय, राष्ट्रहित के सिद्धांत पर स्थानीय हित। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य में विलंब। पद सोपान का प्रमुख दोष क्या है? अपव्यय, लाल फीताशाही, प्रशासन में एक रूपता का अभाव और स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, लाल फीताशाही। ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, पद सोपान का प्रमुख दोष है। ए है कार्य में विलंब, बी है लाल फीताशाही, सी है औपचारिक संबंधों पर आधारित, डी है उपयुक्त तीनों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आदेश देने वाला एक होने के कारण, ए ऑप्शन है इसे पद सोपान कहा जाता है, बी है इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है, इसे समन्वय का सिद्धांत कहा जाता है, इसे केंद्रीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन 11 है, किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी द्वारा दिए आदेश दिए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? तो ए है हेनरी फ्यूल, बी है एल्टन म्यू, सी है मैक्स वेबर और डी है फ्रेडरिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा का संबंध किस सिद्धांत से? तो एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा का संबंध आदेश की एकता नामक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? नियंत्रण क्षेत्र से हमारा अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारी की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। दूसरा है नियंत्रण का विस्तार या क्षेत्र से आशय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। सी है नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र उन मातहतों की कार्य इकाइयों की संख्या है जिसका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, और उपयुक्त तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सिद्धांत का समर्थक है। ए है हेनरी फ्यूल, बी है मैक्स वेबर, सी है फ्रेडरिक टेलर, डी है एल्टन म्यू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी फ्यूल।
क्वेश्चन नेक्स्ट है हम लोगों का, नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व है। ए उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान और व्यक्ति। बी कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। सी कार्य और समय। डी उद्देश्य, स्थान और प्रक्रिया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य, समय, स्थान व व्यक्तित्व। आपका क्वेश्चन 16 आता है। 16 क्वेश्चन है, नियंत्रण के क्षेत्र का अधिक विस्तृत होगा, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा यदि कार्य रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले हों। बी है संगठन नया हो। सी है अधीनस्थ और अधिकारी अलग अलग स्थानों पर काम करते हों। और डी है उच्च अधिकारी सुस्त और निकम्मा हो। तो ऑप्शन ए होगा, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा और कार्य रोजमर्रा के यदि दोहराए जाने वाले हों। क्वेश्चन 17 है, नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा यदि उच्च अधिकारी की देखरेख की तकनीक मानकीकृत है। बी है उच्च अधिकारी सत्ता का प्रत्यायोजन करने में विश्वास रखता है। सी है उच्च अधिकारी परिश्रमी और चतुर है। डी है उपयुक्त तो तीनों बातें पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियंत्रण के विस्तार से तात्पर्य है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण। बी सत्ता का प्रत्यायोजन। सी प्रबंधकीय दायित्व का विस्तार। डी उपयुक्त तीनों। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 पे आते हैं, नियंत्रण के विस्तार का निर्धारक घटक कौन सा है। ए अधीनस्थों का प्रशिक्षण। बी सत्ता का प्रत्यायोजन। सी प्रबंधकों व अधीनस्थों की योग्यताएं। डी ऑप्शन उपयुक्त तीनों। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण के विस्तार के निर्धारक तत्व हैं। ए ऑप्शन कार्यों की पुनरावृत्ति। बी समादेश की एकता। सी पदसोपान। डी नियंत्रण का क्षेत्र। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेकुनास फार्मूले का संबंध है। ए समन्वय। बी समादेश की एकता। सी पदसोपान। डी नियंत्रण का क्षेत्र। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है। ए सत्ता प्राधिकार और बी उत्तरदायित्व। तो सी पद सोपान और डी नियंत्रण का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सत्ता या प्राधिकार। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और इसके पालन करवाने की शक्ति या परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है। तो आपका हेनरी फ्योल ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 24, जब तक अधीनस्थ उच्च अधिकारी के आदेश या विचार को स्वीकार नहीं करते तब तक उच्च अधिकारी का वह आदेश या विचार सत्ता नहीं माना जा सकता। सत्ता के बारे में ये विचार किसका है? मानव संबंध विचारधारा के लेखकों का। क्वेश्चन नंबर 25 है, सत्ता की विशेषता नहीं है। यह एक प्रबंधकीय अधिकार है। बी इसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। सी इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है। या अधीनस्थ को कार्य सौंपने का अधिकार है। या अधीनस्थों को कार्य सौंपने का अधिकार है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सत्ता की विशेषता नहीं है। यह निर्णय लेने का अधिकार है। बी अधीनस्थों को संतोषप्रद निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। सी आदेश की एकता देने का अधिकार है। और डी है यह अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार करने का सिद्धांत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हम लोग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग इसका चैप्टर नंबर 9 का देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो संगठन के सिद्धांत, उपागम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज एंड अप्रोचेस देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण समझे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस इस चैप्टर से। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं, 19वीं, 20वीं, 16वीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के जन्म का प्रमुख कारण है ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार, सी फैक्ट्री प्रणाली के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन, डी फ्रेंच क्रांति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फैक्ट्री प्रणाली के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है, वैज्ञानिक प्रबंध का क्या अर्थ है? विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है प्रबंध में विज्ञान का प्रयोग। सी ऑप्शन है प्रबंध को विज्ञान बनाना। डी है प्रबंध का विज्ञान। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध का लक्षण है, ए है परंपरा, बी है अंतर्ज्ञान, सी है अंधविश्वास और डी है लगातार अन्वेषण। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नौकरशाही का अर्थ है जनता का शासन। ए
बी है जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन, सी है अधिकारियों का शासन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए है डिगार्ड ने, बी है ग्लैडस्टोन, सी है ग्लैडन और डी है मैक्स वेबर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिगार्ड ने। ठीक है, ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नौकरशाही को एक सम्माननीय और निश्चित अर्थ प्रदान करने वाला विद्वान है मॉस्का, ए, बी मिशेल्स, सी मैक्स वेबर, डी ग्लैडन। तो सी हो जाएगा आपका मैक्स वेबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा लेखक है जो नौकरशाही को एक बड़ी सरकार कहता है? ए है मार्टिन मार्क्स, बी है रॉबर्ट सी स्टोन, सी है हेरोल्ड लास्की और डी है जेस्मिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। मार्टिन मार्क्स ने नौकरशाही के कितने रूप बताए हैं? ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2। तो 4 हो जाएगा। शास्त्रीय विचारधारा क्लासिकल थ्योरी को निम्नलिखित में से किस नाम से और भी जाना जाता है? तो नौकरशाही विचारधारा, बी संरचनात्मक सिद्धांत और सी मानव संबंध विचारधारा, तुलनात्मक विचारधारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संरचनात्मक सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्षण है कामचलाऊ तरीका, ए बी कार्य में प्रभावी मानकों की कमी, सी अंगूठे के नियम और डी मेल न कि मनमुटाव। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध के लक्षण नहीं है। ए गलती करो और सुधारा करो और बी है विज्ञान न कि कामचलाऊ तरीका, सी मेल न कि मनमुटाव, डी अधिकतम उत्पादन। ए ऑप्शन गलती करो और सुधारो हो जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व हैं सहकारिता न कि व्यक्तिवाद, विज्ञान न कि अनुमान, डी अधिकतम उत्पादन न कि प्रतिबंधित उत्पादन। डी ऑप्शन हो जाएगा और उपयुक्त तीनों। नौकरशाही का अर्थ है, नौकरशाही क्या अर्थ है? जनता का शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन, अधिकारियों का शासन, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए डिगार्ड ने, बी ग्लैडस्टोन, सी ग्लैडन और डी मैक्स वेबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डिगार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। वह कौन सा लेखक है जो नौकरशाही को एक बड़ी सरकार कहता है? आपका ऑप्शन नंबर ए मार्टिन मार्क्स, बी रॉबर्ट सी स्टोन, सी है हेरोल्ड लास्की, डी है जेस्मिन। तो ए ऑप्शन हो जाएगा मार्टिन मार्क्स। संरक्षण नौकरशाही का दोष है, योग्यता का अभाव, बी पक्षपात, सी सेवा भावना का अभाव, डी इनमें से सभी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की गई है। प्रबंध की ओर अधिक झुकाव, गतिहीनता, मानव तत्व की उपेक्षा, डी उपयुक्त तीनों आधार। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त तीनों आधार। शास्त्रीय सिद्धांत की सर्वाधिक विशेषता है मानव व्यवहार को महत्व देना, संगठन सिद्धांतों के निर्माण के विषय में चिंता, सी है अनौपचारिक संगठन की खोज, डी है समूह के महत्व के विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगठन सिद्धांतों के निर्माण के विषय में चिंता। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित नहीं है। ए सहकारिता न कि व्यक्तिवाद, बी सामंजस्य न कि संघर्ष और सी कारखाना एक सामाजिक प्रणाली और डी है विज्ञान न कि अनुभव सिद्ध सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कारखाना एक सामाजिक प्रणाली। तो ये थे हम लोग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, उससे क्या कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स में वो देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि हम किस हिसाब से आंसर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं हम लोग। 5th सेमेस्टर के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर नंबर 10 मुख्य कार्यपालिका यानी चीफ एग्जीक्यूटिव है। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण समझे जा सकते हैं और जिन्हें हम कुछ इस प्रकार देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो कि चैप्टर नंबर 10 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझे जा सकते हैं। राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने वाला निकाय है। ए व्यवस्थापिका, बी मुख्य कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी नौकरशाही।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख्य कार्यपालिका। राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य कार्यपालिका, डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? तो एल डी वाइट का है, डब्ल्यू एफ विलोबी का है, मार्शल इमॉक का है, जेडी मुने का है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मार्शल इमॉक। मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक व वास्तविक स्वरूप पाया जाता है। ए ब्रिटेन में, बी जापान में, सी भारत में और डी उपयुक्त सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी भारत, डी मैक्सिको। तो सी भारत में पाई जाती है। 6th क्वेश्चन है, संसदनात्मक शासन की प्रमुख विशेषता? ए राजा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी कैबिनेट सचिव। तो प्रधानमंत्री। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन पे। संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है? सम्राट व ताज का शासन, बी नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका में भी, सी है शक्ति पृथक्करण, डी है अवरोध एवं संतुलन। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी आयोग का अध्यक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश में कार्यपालिका एवं विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? ए स्विट्जरलैंड में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी भारत में, डी ब्राजील में। तो सी भारत में। किस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ब्राजील, डी मैक्सिको। तो बी ब्रिटेन। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण है? ए शासन में स्थिरता, बी सामूहिक उत्तरदायित्व, सी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, डी कार्यकाल की अनिश्चितता। ए ऑप्शन हो जाएगा शासन में स्थिरता। संसदात्मक कार्यपालिका के प्रमुख गुण हैं? ए शासन में स्थिरता, बी सामूहिक उत्तरदायित्व, सी स्थायित्व, मंत्रियों की विशेषज्ञता। बी ऑप्शन हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अध्यक्षात्मक शासन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। बी अध्यक्षात्मक शासन में मंत्री पूर्णतः का राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। सी अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। डी है अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के निर्माण विधायिका से स्वतंत्र रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। आते क्वेश्चन 14 पे। बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? ए स्विट्जरलैंड, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? ए अमेरिकी राष्ट्रपति, बी भारतीय राष्ट्रपति, सी ब्रिटिश सम्राट, डी कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ए अमेरिकी राष्ट्रपति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? भारत का प्रधानमंत्री, बी अमेरिकी राष्ट्रपति, सी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, डी जापान में मंत्रिपरिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिमंडल, सचिव, राज्य मंत्री। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है। मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य है? पदाधिकारियों का प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति, बी बजट क्रियान्वयन, सी जनमत निर्माण, डी नियोजन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनमत निर्माण। तो ये थे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 10 से आपके एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। आगे हम और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके एग्ज़ाम्स में। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आगे आप इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं इसी प्रकार के ज़रूरी टॉपिक्स पर वीडियोस को बनाती रहूँगी, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।